अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं राही चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कज़ाकिस्तान के दौरे पर हैं और वहाँ पर सीका का जो सरबराही इजलास हो रहा है उसमें वो शिरकत करेंगे। एक आला सतह का डेलीगेशन भी उनके साथ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ोरम है और कल भी हमने इस हवाले से गुफ्तगू की थी। आज के जो डेवलपमेंट्स हैं, आज़रबाईजान के जो सदर हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। दीगर भी मुलाकातें जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं। जब इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स पर आप जाते हैं तो साइड लाइन मीटिंग्स जो हैं वो भी बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं। 13 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो वहाँ पर स्पीच करेंगे और इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म इसलिए भी बहुत अहम है कि इसमें आपको बाहमी ताउन और शराकत दारी के बहुत से अहम मौक़े भी मिलते हैं। अभी एनर्जी के हवाले से बात की जा रही है और इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की जा रही है कि और फिर ट्रेड वॉल्यूम हम अपने मुल्क का बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना चाहते हैं। तो इस किस्म के जो फोरम है उस पर आपको मौका मिलता है कि आप ये बता सकें कि हमारे यहाँ किन सेक्टर्स में गुंजाइश मौजूद है, वहाँ पर स्पेस है और आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे इन्वेस्टर्स को आप माइल कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कहाँ कहाँ मौके मौजूद हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट है। इसके हवाले से बात करेंगे। आज चूँकि वो वहाँ पर पहुँचे हैं उसके बाद जो उनका शेड्यूल होगा वो क्या होगा, किन किन लोगों से उनकी मुलाकात जो है वो तय है, इसके हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं, स्टूडियो में मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मेरी बाएं तरफ मौजूद हैं तारिक चौधरी साहब। तारिक चौधरी साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसके अलावा टेलीफोन लाइन पर मुझे हुमायूं खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। हुमायूं साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब आपका भी हमें वक्त देने के लिए। मैं चाहती हूँ डॉक्टर फ़ारूक साहब, सर आपसे आगाज़ कर लेते हैं। इसकी अहमियत के हवाले से हमने कल भी बात की। बहुत इम्पॉर्टेंट ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो सीका समिट में 13 अक्टूबर को वो स्पीच करेंगे। आपको क्या मौक़े नज़र आ रहे हैं, क्या तवक्कुआत हैं इस वक्त हमारी समिट से और किस हद तक हम इसमें कामयाब हो पाएंगे? समिट की चीज़ें तो हमने बहुत तफसील के साथ कल डिस्कस कर ली। ये वो जो ख़ित्ता है ना, हमें ज़रा उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि उस ख़ित्ते में जो एक्टिविटी हो वो पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत रखती है। ठीक है। आज आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव से मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की। तो इल्हाम अलीयेव और उनका मुल्क पाकिस्तान को क्या समझता है और हमारे उनके साथ रिलेशन कैसे हैं। आप अगर वहाँ बाकू में जाएं और आपके कोट पर पाकिस्तान का परचम लगा हुआ हो, बैज लगा हुआ हो, तो लोग उसी तरह आपको वेलकम करते हैं जैसे आपको इस्तांबुल और अंकारा पे वेलकम करते हैं। इस तरह वो आपसे मोहब्बत करते हैं और वो आप तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान की जो सक्सेस है न सिर्फ वो हमारी सक्सेस है बल्कि वो हम पाकिस्तान से रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। सही। उनकी जो सक्सेस स्टोरी है आज़रबाईजान की वो ये है कि वो गड़ा खोदते हैं और पेट्रोल निकल आता है। मजाक के तौर पे कहा जाता है कि घरों में नलके लगे हुए हैं और उसे टूटी खोली और पेट्रोल निकल आया, और गैस भी इसी तरह से है। तो उसमें उनकी बड़ी ज़बरदस्त एक्सपर्टी है और ये हमारा कमज़ोर पहलू है। बिल्कुल। इस कमज़ोर पहलू में हम उनसे मदद ले सकते हैं। 2014 में ममनून हुसैन साहब वहाँ गए और वहाँ यही पहलू डिस्कस होता रहा और वो एवेन्यूज़ तलाश किए गए कि आयल और गैस के सिलसिले में हमारी वो क्या मदद कर सकते हैं। इस सिलसिले में एक प्लान भी तैयार कर लिया गया जो आने वाले दिनों में वो फिर गुमनामी में चला गया। इसके अलावा वो हमसे तवक्को रखते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी के सिलसिले में हमारी ताउन के खासगार हैं और वो हमसे चाहते हैं। इसी तरह जो सेंट्रल एशिया के दीगर ममालिक हैं उन ममालिक में भी ऐसी ही सूरत हाल है। इवन कज़ाकिस्तान के अंदर कज़ाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के साथ तावन के सिलसिले में बहुत पुरजोश रहती है। अब मसला ये है कि हमारे उनके साथ बराह रास्त रवाबित नहीं है, आने जाने के हमारे उनके परवाज़ें बराह रास्त नहीं हैं, मसाइल हैं। उस ज़माने में 2014 में कोशिश की गई, टर्किश एयरलाइन के ज़रिए एक ब्रिज बनाया गया बाकू और इस्लामाबाद और बाकू और लाहौर के दरमियान। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से बहुत सारी दीगर चीज़ें, इवन इकनॉमिक कॉरिडोर तबाह हो गया, इसी तरह वो भी गोशा गुमनामी में चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ आपका वो सिक्योरिटी के मामलात आप देख रहे हैं सीका कॉन्फ्रेंस में,
उसमें पेंडेमिक जो कोरोना का हुआ उसके बाद की सूरत हाल को आप डिस्कस कर रहे हैं, आप Climate उसमें change के हवाले से। प्रॉस्पेरिटी के मामलात को डिस्कस कर रहे हैं और ज़मीनी और फ़िज़ाई राब्ते बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान को यूँ समझे कि ये एजेंडा ही पाकिस्तान का है और ये हमारी खुश नसीबी है कि उसमें वज़ीर आज़म की सतह का कोई हमारे यहाँ से वफद शिरकत कर रहा है। इससे हम अपने लिए बहुत अच्छे एवेन्यूज़ तलाश कर सकेंगे और अपनी दोस्ती और गर्मजोशी को वसअत दे सकेंगे। ठीक है, अभी मुझे तारिक चौधरी साहब से भी बात करनी है, हुमायूं खान साहब से भी बात करनी है, लेकिन एक मुख्तसर सा ब्रेक मुझे लेना है। ब्रेक से हम वापस आएंगे तो फिर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम जिस तरह से सीका समिट के हवाले से बात कर रहे थे, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तारिक चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी साहब, आपको इसकी सिग्निफिकेंस किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या इसमें नज़र आता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे मौक़े जो हैं, एक तो सबसे अच्छी बात है कि जो इंट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म साहब जब गए भी हैं तो उन्होंने ट्वीट किया कि फूड सिक्योरिटी, एनर्जी क्राइसिस, ये इस वक्त की हमारी बहुत बड़ी ज़रूरियात हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिस पे वहाँ पर लोगों से जब इंट्रैक्शन होगा तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। देखिए, ये जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं या जनूबी एशिया के ममालिक हैं या आप समझ लें कि एशिया के ममालिक हैं, इन सब को एक कुछ ऐसे मसाइल हैं जो मुश्तरका तौर पर मिले हुए हैं और मुश्तरका तौर पर उनका सामना है। मसलन दहशतगर्दी का मामला है जो सारी दुनिया में, लेकिन ख़ास तौर पर इस रीजन में बहुत बड़ा मामला है। इसी तरह जो एनर्जी क्राइसिस है वो इस खित्ते का बहुत बड़ा इशू है। जैसे जैसे दुनिया सनती तरक्की की तरफ जाती है, उसको साथ साथ वहाँ पर फिर उन मुल्कों में एनर्जी की कमी का सामना होता है। और ये जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, जिस तरह फ़ारूक साहब ने कहा कि ये एनर्जी के लिहाज से बड़े रिच ममालिक हैं। किसी मुल्क के पास वाफर बिजली है, किसी मुल्क के पास वाफर गैस है, किसी मुल्क के पास जो है ऑयल है, लेकिन उनके पास बहुत से ऐसे चीज़ें मौजूद है, लेकिन टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। आज की जो दुनिया है ना, वो महारतों को एक्सचेंज करने की दुनिया है। जिस मुल्क के पास, किसी के पास ज़राअत में अगर महारत है तो वो दूसरे मुल्क उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी मुल्क के पास IT है, किसी के पास टेक्नोलॉजी है, किसी के पास जो है ऐसी सर्विसेज का सेक्टर है, किसी के पास टूरिज्म में वो बड़ी महारत है। तो ये जो ममालिक है, ये जो फोरम है, इसका बुनियादी मकसद यही है कि मुल्कों के दरमियान, मेंबर मुल्कों के दरमियान आपस में तावन हो, कनेक्टिविटी हो। चूँकि आज की दुनिया में मुल्कों को, रीजन्स को और जो खित्ते के जो ग्लोबलाइज दुनिया है उसके जो रीजन्स हैं, जो किसी ज़माने में रवाज था कि बड़े बड़े ब्लॉक थे, एक जी ईस्ट का ब्लॉक है, एक वेस्ट का ब्लॉक है, एक रशियन ब्लॉक है, अमेरिकन ब्लॉक है। आज की सफारती जो है सफारतकारी, जो रीजनलिज्म की सफारतकारी है कि इलाकायत पर मबनी रिश्ते और नाते जो इस्तवार किए जाएँ और एक जो क्लोज एक दूसरे के करीब रहते हैं मुल्क हैं, उनके जो अवाम हैं अपनी महारतों का तबादला करें। तो ये वो एजेंडा है जिसको लेके गए हैं शहबाज शरीफ साहब, और यही वो एजेंडा है जो कि इस वक्त मतमा नज़र है कि अगर आपके पास गैस मौजूद है लेकिन उस गैस को निकाल कर ट्रांसपोर्ट करने की सहूलत मौजूद नहीं है, अगर आपके दरमियान कनेक्टिविटी नहीं है, तो उस गैस को आप कैसे पहुँचाएंगे उन मुल्कों में जहाँ उसकी कमी है। तो बुनियादी तौर पर ये सारी जो मुलाकातें हैं, ये सारे जो दौरे हैं, उनका बुनियादी मकसद यही है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का। आज की दुनिया में सफारतकारी जो है अपने मुल्क के लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोलने का नाम है, अपने मुल्क के लिए रास्ते तलाश करने का नाम है। अगर आपकी किसी मुल्क के साथ दोस्ती है तो उस दोस्ती को मज़ीद परवान चढ़ाने के तरीके सोचने का नाम है। अगर आपके किसी मुल्क के साथ वाजिबी ताल्लुकात है तो उनको अच्छे ताल्लुकात करना आज की दुनिया का ज़रूरी है। अगर किसी के साथ आपका ताल्लुक जो है अच्छा नहीं है, दुश्मनी का लेवल है, तो उसको कम से कम न्यूट्रलाइज करना आज की दुनिया में सफारतकारी की कामयाबी है। यही शहबाज शरीफ साहब 10 अप्रैल या 11 अप्रैल को जब वो उन्होंने टेक ओवर किया था, तो उसके बाद अगर आप उनके दौरों का तसलसल देखें, सऊदी अरब हो या टर्की हो या फिर वो यूनाइटेड नेशंस में गए थे या फिर वो शंघाई ताउन तंजीम में गए थे, हर जगह पर जब जाके मकसद ये होता है कि आपने अपने मुल्क का केस पेश करना है, अपने मुल्क को मार्केट करना है, अपने मुल्क के में जो पोटेंशियल है पेश करने हैं, और उस मुल्क में जहाँ आप जा रहे हैं, वो तंजीम जहाँ पे जो आपको होस्ट कर रही है, उसकी जो महारत है, उसका जो पोटेंशियल है, उसके साथ एक्सचेंज करना है। तो यही वो बुनियादी मकसद है इन सारे दौरों का। देखें ना, अगर वो शंघाई ताउन तंजीम में गए थे तो 13 वफूद थे उस तंजीम के इजलास में, तो 12 वफूद के साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मुलाकातें की। यूनाइटेड नेशंस में गए तो 4 दिन के दौरान 40 हेड ऑफ स्टेट से या हेड ऑफ कंपनीज से, हेड ऑफ ग्रुप से, या जो बड़े बड़े आलमी मालियाती इदारे थे उनसे मुलाकातें की। उसी का नतीजा निकलता है कि आप देखें कि अगले महीने मिस्र में एक कॉन्फ्रेंस जिसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान उसमें उसको चेयर कर रहा है। फ्रांस में अगर यूनाइटेड नेशन में प्राइम मिनिस्टर ने कामयाबी से अगर केस लड़ा है माहौलियाती तब्दीलियों का और सैलाब के खतरात का, तो उसका नतीजा यह है कि फ्रांस जो है एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है मुनक़द कर रहा है, जो कि डोनर कॉन्फ्रेंस होगी। यूनाइटेड नेशंस आपके लिए बार बार जब अपील जो है वो जारी करता है, उसका मतलब ये होता है कि आपने इस वक्त जो दरपेश इश्यूज हैं उनका केस कामयाबी से लड़ा है सफारती सतह पर। ये इसका मुंह बोलता सबूत है। सीका का बुनियादी मकसद भी ये है इस वक्त हमारे लिए
पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से उस तंजीम के मोटो से कतई नज़र कि हमने दुनिया में जहाँ भी हमें मौका मिलता है हमने जाके बताना है कि पाकिस्तान को माहौलियाती खतरात का शिकार किया उन बड़े सनती मुल्कों ने जो कि सनती जो है वो बड़े उससे फायदा भी मुकाम तक उठा पहुंच चुके हैं, हमारा उसमें कोई 1% हमारा कंट्रीब्यूशन भी उसमें नहीं है, contribution उससे भी कम, लेकिन जो बिल्कुल। खतरात हैं नुकसानात हमें हमें उठा ज्यादा रहे है। हैं, तो इसलिए हम अच्छा दुनिया के सामने सर, अपना मुझे केस पेश इजाज़त करना दें है। तारिक साहब, इसी बात को हम आगे बढ़ा लेते हैं। हुमायूं खान साहब, मैं ये चाहती हूँ कि आप पे कमेंट कर दीजिएगा कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम पहले भी बात करते रहते हैं, ये बड़ा एक और हमें प्लेटफॉर्म जो है वो मिलने जा रहा है कि जिसमें इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी, फिर हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, वो भी ट्रांसफ़र एक दूसरे से लर्निंग हो सकती है। ये कितना मौसर फोरम होगा कि जिसमें हम इस हवाले से बात करेंगे, और हमारे पास तो इस वक्त जो हालात हैं वो टाइमिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है कि हमारे यहाँ सैलाब से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, तो वो एक केस स्टडी भी है बाकी मुल्कों के लिए। जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने जिस तरह कहा, फिर तारिक चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा एलैबोरेट किया कि बड़ा ही बेहतरीन मौका है, और जिस तरह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की सफारतकारी ने पूरी दुनिया में जो है पिछले चंद महीनों में अपनी प्रेजेंस शो की, और फिर इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है जी। एक इसको इस नजरिए से देखें, जिस कॉन्फ्रेंस का भी हम जिक्र कर रहे हैं सीका का, इसका ये छठा प्लान विजिट है जो सीका को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो है भी मुनक्कद किया गया। इनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि ये, अगर आपको याद हो, 21 सितंबर को जनरल असेंबली के जो 77 सेशन था, उन्होंने कहा था कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको अब फुल फ्लेज एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बनाना चाहेंगे, और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जी। आप अगर सिर्फ इसके अंदर जो इसके अंदर ममालिक है उनका नाम देख लें, उनकी आबादी देख लें, तो एक बहुत बड़ा दुनिया का हजम है। अफगानिस्तान से लेके आजरबाईजान, बहरीन, बांग्लादेश, चाइना, इजिप्ट, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, कतर, रशिया, श्रीलंका, बेतहाशा ममालिक हैं। फिर इसके अंदर कुछ इसके बड़े सीनियर ऑब्जर्वर्स हैं, इंडिया, जिसमें इंडिया तो खैर इसका एक मेंबर है, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया और फिलीपीन, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और यूएसए। फिर और इसकी जो 5 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनको भी अगर जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ले लें तो दिस इज एन एक्सीलेंट फोरम। इसमें पाकिस्तान की सफारतकारी वक्त के लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल है। अभी हम जो है शर्म उल शेख में जाने लगे हैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट, और पाकिस्तान का क्लाइमेट जस्टिस का मुकदमा लड़ने के लिए जी बिल्कुल। के दौरान आपको ये 2 दिन का ये मौका मिला, जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि साइड लाइन्स पे बहुत अहम मीटिंग्स होंगी। पाकिस्तान का एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डेलीगेशन गया, तो मेरा ख्याल है कि इसको जो है स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जो सफारतकारी की आला जो हम वो एक्टिविटीज जो बड़े अरसे से हम देख रहे हैं उसकी कंटिन्यूएशन समझा जाए, और वहां जाके अगर पाकिस्तान के मुकदमा जिसमें फूड सिक्योरिटी, जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी, जिसमें डॉक्टर आदिल साहब ने सिर्फ एनर्जी का जिक्र किया, देखें अब हमने साउथ और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करना है। हम ऑलरेडी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम सीपैक को एक्सटेंड करके सेंट्रल एशिया के अंदर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, अफगानिस्तान में करने में कामयाब हो जाते हैं, ईरान में करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये इतने आला मौके अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान को मिल रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत परेशानियों के अंदर भी घिरे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत 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 अहमियत हामिल है कि ट्रिप पर अगर ये एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल इख्तियार कर जाता, जो कि कर जाएगा, ठीक है, तो उसमें पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान की पोजीशन, उसका फाउंडिंग मेंबर होना, मैं समझता हूँ कि हमें जो है ना इस पर बहुत एम्फसाइज करना चाहिए। सेंट्रल एशिया के ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात मजीद बढ़ाने चाहिए, ट्रेड एनहांस करने चाहिए, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ इतना बड़ा खजाना है वहां पे, अगर हम सिर्फ करें। और आप सिर्फ ये देखें कि इस वक्त उज्बेकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वहां पे, आज़रबाईजान के साथ आपकी बेहतरीन ताल्लुकात हैं, तो अगर आप बाकी ममालिक के साथ भी अपने ताल्लुकात बना लें तो देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ एवेन्यूज अवेलेबल फॉर यू इन कमिंग डेज एंड मंथ्स। ठीक है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, और यकीनन जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जिन जिन प्लेटफॉर्म पर गए हैं उन्होंने पाकिस्तान का जो मसाइल हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से उजागर किया है, और वो कोई ऐसा मौका छोड़ते भी नहीं हैं कि जहाँ पर वो जाकर पाकिस्तान के हवाले से जो इस वक्त हमारे असल इश्यूज़ हैं उनके हवाले से बात ना करें। और ये फ़ोरम तो ऐसा है कि जिसमें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एजेंडा ही जो है वो पाकिस्तान के मसाइल का है, क्योंकि मोर और लेस एक जैसे ही मसाइल हैं इन तमाम
ममालिक के, इस पर यकीनन बड़ी अच्छी डेवलपमेंट सामने आएंगी। अभी आगे बढ़ते हैं, ज़रा पॉलिटिकल फ्रंट पर कुछ खबरें मौजूद हैं जी। एक लाइन सिर्फ इस पर, तारिक चौधरी साहब ने भी, हुमायूं साहब ने भी जो इसका डिप्लोमेटिक एवेन्यू है वो बड़े अच्छे तरीके से वाजे किया। एक बात सिर्फ कजाकिस्तान की कहना चाहता हूँ, हमारा प्रॉब्लम ये है एनर्जी, और हम सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और हुकूमत दामाद भी किए। सोलर एनर्जी पर कजाकिस्तान की रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत शानदार है, और हम वहाँ से बहुत सस्ती चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं अगर इस पर तवज्जो दी जाए। ठीक है, अच्छा अब ज़रा मैं पॉलिटिकल फ्रंट पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है उसके हवाले से हम पहले तो चाहेंगे कि बात करें, और शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और उनके बेटे हमज़ा शहबाज साहब पर जो FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस था उसमें वो आज बरी हो गए हैं। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने बरियत का फ़ैसला सुनाया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तानी पॉलिटिकल फ्रंट पर। इससे पहले हमने देखा कि मरीम नवाज़ साहिबा का जो केस था उसमें उनको बरियत मिली, उनका पासपोर्ट तकरीबन 3 साल या शायद उससे भी कुछ अरसा ज़ायद हुआ उसके बाद उनको मिला, और वो तमाम तर केसेस जो बनाए गए थे और जिन पर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी वो अब सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, और ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये सारी सियासी किस्म के केसेस थे जिस पर इतने सालों तक, इतने अरसे तक जो है वो सारा काम होता रहा, बल्कि इसको आप ये कह सकते हैं कि हैरेस किया गया। हैरेसमेंट के उसमें आता है कि आपने बार बार इस किस्म के केसेस में एक तो नेकनामी भी ख़राब करते हैं, और जिस तरह से पॉलिटिकली इन सब चीज़ों को इस्तेमाल किया गया वो अब सारी चीज़ें जो हैं वो खुल कर सामने आ गई हैं। इसके अलावा कल भी कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तरफ तो आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो अपोजिशन में इस वक्त मौजूद है वो लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करते हैं, गो कि अभी तक कोई तारीख़ उन्होंने नहीं दी है, और पंजाब के हवाले से बड़ी ख़बरें पहले भी आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि वहाँ पर बड़ा सीरियस किस्म का थ्रेट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हो सकता है। उसका नतीजा हमने कल देखा कि हाशिम डोगर साहब जो वज़ीर दाखिला थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और ये भी कहा जा रहा है कि उनसे ये इस्तीफ़ा लिया गया है, इमरान खान साहब ने खुद लिया है। वो उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहे थे। इससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि शहबाज गिल साहब पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर बता रहे थे, तो जाहिर है कि वो चीज़ें पसंद नहीं की गई, उनको हटा दिया गया है, और उमर चीमा साहब जो हैं उनको मुशीर दाखिला जो है वो लगा दिया गया है। इसके अलावा चौधरी शुजात साहब की भी मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, उस मुलाकात के हवाले से भी बात करेंगे। पंजाब में अब क्या सिनेरियो बनने जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि और भी लोग हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है और वो मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी। ये सब चीज़ें जो हैं पाकिस्तान की सियासत को किस तरफ लेकर जा रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपसे आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले तो ये जो अब फैसला आया है ये एक बहुत बड़ी ख़बर है आज की, इस पर आपकी क्या राय है? अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अब मालूम हो गया है आवाम को भी, और जिस तरह से इदारों की तरफ से फ़ैसले आ रहे हैं कि ये सब कुछ सियासी था, एक सियासी मंजरनामा बनाया गया था और उसके तहत जो सज़ाएँ और केसेस चल रहे थे, और नवाज शरीफ साहब भी जिस तरह से मुल्क से बाहर जिस तरह से उनको भेजा गया वो भी सब कुछ सियासी था। देखिए, एक उर्दू का मुहावरा बड़ा दिलचस्प है कि काठ की हंडिया ज़्यादा देर तक चूल्हे पे चढ़ती नहीं है, आग उसे जला देती है। तो वो जो हंडिया जो है अब जलनी शुरू हो गई है। तो अब ये भी वाज़े होने शुरू हो गया है कि ये मुकदमात कोई बुनियाद रखते नहीं थे। अगर कोई बुनियाद रखते होते तो ये इतने अरसे से ये मुकदमा चल रहा था तो कोई चालान पेश किया जाता, कोई इन्वेस्टिगेशन होती, कोई चीज़ सामने आती, और कोई जो बयान जो उसमें दिए गए उन बयानात में ये साबित कर देते या कुछ चीज़ आती कि उनके अकाउंट पे कोई बेनामी पैसा आया है या बेनामी पैसा गया है, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी, ऐसे कोई शवाहिद पैसे जमा कराने के ना निकलवाने के। तो मतलब क्या है? मतलब इसका ये था कि आप एक आदमी को किसी जगह बुक कर दें ताकि वो आपकी अपोजिशन ना कर सके, आप वो सियासत ना कर सके, उसे सोसाइटी में आप गाली देने का आपको जवाब मिल जाए। तो ये गुज़श्ता 3-4 बरस में, बल्कि इससे पीछे भी चले जाएं 2014 से अब तक हमने यही देखा है। तो ये एक दौर गुजरा, ये आपके बुरे दौर के तौर पे हम इसे याद रखेंगे और उसका नतीजा अब सामने आना शुरू हो गया है।
और अंजाम तक पहुंचना शुरू हो गया। सही। तारिक साहब, आपकी क्या राय है? अंजाम तक लॉजिकली मुकम्मल तौर पर पहुंच पाएगा? और इस फैसले के हवाले से सबसे पहले देखिए, जहाँ तक तो इस केस का ताल्लुक है ना, ये केस उस दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन NCA ने, जो बरतानवी वो क्राइम एजेंसी है, बिल्कुल, जब इसी केस का एक शख्साना था। इल्ज़ाम ये था कि पैसा पाकिस्तान में कमाया गया, पाकिस्तान में करप्शन की गई और उसको बरतानिया मुंतकिल कर दिया गया मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए, और उसमें कुछ किरदारों के नाम लिए गए। अच्छा, बरतानिया के बारे में तो हम खुद जो है, हमारे जो किबला है इमरान खान साहब, वो कहते हैं कि वहाँ जो कुछ निज़ाम है वो आखिरी है, फाइनल है, और मैं उसको समझता हूँ बहुत अच्छी तरह से और मैंने 18 गर्मियाँ जो हैं क्रिकेट में खेलते हुए गुजारी हैं। उस बरतानिया में जब उसकी तहकीकात हुई तो वहाँ से तो शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट मिल गई। तो मेरी नज़र में कानूनी तौर पर नहीं, चूँकि हमारा दायरा अपना प्रोसीजर है, तो उस दिन उस केस का अखलाकी और कानूनी जवाब ख़त्म हो गया था जिस दिन वहाँ से क्लीन चिट मिल गई। ठीक है। लेकिन उसके बाद चूँकि हमारे यहाँ बड़े बड़े माहिर वकला हैं, अल्लाह की मेहरबानी से 20-20 साल केस को लटका लेते हैं, 20-20 साल उसको डिले कर लेते हैं, एडजर्मेंट लेते हैं, तारीखें लेते हैं और केस चलता रहता है। इस केस में ये जो इसमें बड़े बड़े फिगर जो थे बताए गए, कभी 25 अरब, कभी 60 अरब से शुरू हुआ था और 60 अरब से 25 आया और 25 से फिर नीचे आते आते अल्टीमेटली जब चालान हुआ तो फिर वो मेरे ख्याल शायद चंद लाख रुपए का था। हमारे यहाँ केस लड़ाए जाते हैं दो सतह पर। एक होता है जलसे में, जलसे में अफसाना निगारी होती है, रेटरिक होती है, शोला बयानी होती है, और केस के बारे में इस तरह होशरुबा जो है वो अदाद शुमार बताए जाते हैं। इस केस में नहीं, बहुत से केस 500 रुपए डॉक्टर वासम ने खा लिया, फलां ने जी 600 रुपए खा लिया, इतने 20 अरब के फ्लैट्स खरीद लिए। वो सारी बातें जब अदालतों में जाती हैं, जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाती है, जहाँ लॉ ऑफ एविडेंस के तहत बात होती है, जब ये देखा होता है, परखा जाता है कि ये जो सबूत है, ये जो कागज़ है, ये कागज़ अखबार में छपने के लायक तो है, ये कागज़ TV प्रोग्राम में, करंट अफेयर के प्रोग्राम में बात करने के लायक तो है, लेकिन कानूनी शहादत पर पूरा नहीं उतरता। वो जो गवाह पेश है उसने बयान तो दे दिया, उसने किसी TV पे आके बड़ी बातें भी कर दी, उस पर ताले भी बच गई, नारे भी लग गए, शेम शेम की बातें भी हो गई, लेकिन जब वो गवाह वहाँ तशरीफ ले गए तो वहाँ पर जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुई तो वो कोई बात साबित ना कर सका। यही बात ये जो मरीम नवाज वाला केस है, मरीम नवाज साहबा का जो पासपोर्ट था वो एक ऐसे केस में जब्त हुआ जो केस आज तक दायर नहीं हुआ, रेफरेंस दायर नहीं हुआ। यानी मरीम नवाज साहबा को लखपत जेल से गिरफ्तार किया नैब ने तफ्तीश के लिए केस में, और कुछ दिन के बाद वो जेल में रही, उसके बाद जमानत पर बाहर आई, उसके बाद आज तक वो केस फाइल ही नहीं हुआ। सिर्फ ये कि तारीखें पढ़ती थी और जनाब बातें होती थी, और उस वक्त के जो साहब के मशीर थे वो जाके बयान देते थे। तो बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ कानून का मजाक हमने खुद उड़ाया। यानी अगर हम मुकदमात इस बात पे, फारूक साहब, मैं, आप, कोई बंदा पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जो एहतसाब का मुखालिफ हो, सब एहतसाब के हामी है, लेकिन एहतसाब इंतकाम नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास वाकई किसी शख्स के खिलाफ, किसी कंपनी के खिलाफ, किसी खानदान के खिलाफ होता है, अगर आपके पास कोई सबूत है तो उसको इतनी ईमानदारी से और इतनी कानूनी महारत से चलाएं कि फिर उसको फरार का रास्ता ना मिले। लेकिन जब आपके पास एविडेंस नहीं होती, जब आपके पास सब्सटेंस नहीं होता, और जब आपके पास केस को पेश करने का, लड़ने का, प्रूव करने का तरीकाकार नहीं होता, अल्टीमेटली यही अंजाम होता है कि जब वो एक जो गैर मरई दबाव होता है, जो नुकसान हो गया, जो नुकसान हुआ, अब जैसे नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि ये 5 साल का अजाला कौन करेगा, इसकी तलाफी कौन करेगा, इसको कंपनसेट करें। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में नवाज शरीफ साहब के अलावा कितने ऐसे केसेस हैं जब लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, वो जेलों में गए, वो साहब की चक्कियों में पिसते रहे, उनके सियासी कैरियर ख़त्म हो गए, या फिर ये कि उनके सियासी कैरियर बहुत पीछे चले गए, मर गए, फौत हो गए लोग, उनको इंतकाम का निशाना बनाया गया, और वो माशरे की नज़रों में, ख़ानदान की नज़रों में, लोगों की नज़रों में वो बेचारे उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और बाद में 1 सत्र की 2 सत्र की प्रेस रिलीज आई कि नहीं जी हमें तो पता चला कि ये तो बेचारा बेकसूर था। असल क्वेश्चन ये है जो आपने उठाया है कि क्या मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन इस मैकेनिज्म को इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि अगर मेरे से इंतकाम लिया किसी ने और मेरे 2-4 साल जेल में, लेकिन ऐसा इकबाल साहब उन पे क्या केस था कि उन्होंने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया तो उन्होंने फलां जगह पे क्यों बना दिया। यानी अगर वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी मुंतखब हो क्या था, उसकी मैं अगर मुंतखब होता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मेरे शहर में अच्छा स्टेडियम, जाहिर है, बिल्कुल, मेरे अच्छे शहर में एक सियासी शख्सियत है, जाहिर है वो तो चाहते हैं ना कि अपने लोगों को आप शाद खान अब्बासी के खिलाफ, शाद खान अब्बासी कहते हैं कि मैं नैब के प्रोसिक्यूटर्स को, तफ्तीशकारों को समझाता था, वो मुझसे पूछते थे कि सर समझाइए केस क्या है, उनसे वो उनके तफ्तीशकार पूछते थे, वो कहते हैं मैं 70 दिन रहा या फिर कितने दिन रहा, तो आके कहते हैं सर 10 सवाल की करना था। ये कितना जाली मामला था, आपको याद है वो ब्रिगेडियर ने खुदकुशी कर
ली थी और बाद में साबित हो गया वो केस कोई नहीं था। तो नैब का जो तरीकाकार था गुज़श्ता चंद सालों में, और नैब के बारे में जैसी जैसी बातें सामने आई, सिर्फ एक उस बेचारी खातून का अगर मुकदमा वो जो पेश हुई थी, तफसील यहाँ हम नहीं कह सकते नेशनल चैनल पे, जो कुछ उसके साथ हुआ बिल्कुल, और उसने जो बातें उसके बाद इसको वो मरीम नवाज साहिबा ने जाने से पहले वो स्पीच में सारी चीजें उन्होंने खुलकर बताई हैं, उन्होंने इसके हवाले से बात की है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ रिफॉर्म्स के हवाले से भी थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या हो सकता है, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है, कुछ और भी चीजें उसको डिस्कस करना। पहले हुमायूं साहब का टेक ले लेते हैं कि आज की ये जो खबर है, हुमायूं साहब, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, मेरा ख्याल है फाजिल अदालत का जो बयान आया है, जो उनका फैसला आया है, ये अपने अंदर खुद एक बेसिकली एक्सप्लेनेशन रखता है कि एक ऐसे मुकदमा जो 3 साल 7 महीने में एक हुकूमत गुजरी जो पिछली, उन्होंने उसके ऊपर जो फैसले किए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा की, फैसले तो कम किए, कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की। उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के नतीजे में एक इमेज को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की गई। आज हमने देखा जो अदालत का फैसला आया है, देखें अदालत के फैसले बेतहाशा इससे पहले भी आए हैं, हमने देखे, और हम अदालत के फैसलों के ऊपर अपनी राय रख सकते हैं, मगर जब मुकदमा अदालत में होता है तो शायद हमें उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मामला सब्जेक्ट होता है, लेकिन क्योंकि फैसला आ गया तो आप अपनी राय रख सकते हो। मैं एक पॉलिटिकल राय आपको दूंगा, लीगल राय के लिए मेरा ख्याल है बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स आपके पास मौजूद हैं। ये देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जो कहा था कि 5 साल मेरे गुजर गए, और जो मुकदमा मरीम नवाज साहब का आखिरी, अगर हम उसको ले लें, पिछले चंद दिनों में मुश्किल कर रहे थे, अपनी वालदा की जो है वफात के ऊपर या अपनी बीवी की वफात के ऊपर ना पहुंच लेना, उनकी बीमारी में तीमारदारी करने के लिए इजाजत ना देना, मुल्क का एक वो बंदा जो 3 दफा वज़ीर आज़म रहा हो, आप ये किसी छोटे आदमी की बात नहीं कर रहे। और तो कानून के मुताबिक सारे बराबर हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक इंटेंसिटी के तौर पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बंदा जो 3 दफा वज़ीर आज़म रहा हो, अगर आप उसको भी इस तरह पॉलिटिकल वेंडेटा के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो गरीब आदमी की तो इस मुल्क में तो कोई कदर ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही है। मैं सिर्फ सवाल इस मुकदमे की बेसिस के ऊपर, और फिर जब ऑडियो लीक्स आई और बशीर मेमन साहब की जो है DGFI हैं उनकी आई, और उन्होंने जो बातें की, आप उसको इस मुकदमे के साथ रिलेट करें तो आपको एक पूरी डॉट जो है वो कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा कि जो 3 साल 7 महीने थे वो एक वेंडेटा पॉलिटिक्स की गई। हमें अदालतों के मुकदमात और अदालतों के फैसलों के ऊपर एतराजात हो सकता है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये 3 साल 7 महीने बताते हैं कि आपने सिर्फ अपने मुखालफिन के ऊपर मुकदमे बनाए, जिसमें से मेजॉरिटी जो मुकदमे झूठे थे। अपने किसी बंदे को आपने कुछ नहीं कहा, आपने मालूम जब्बा को कभी नहीं छेड़ा, आपने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को कभी नहीं छेड़ा, आपने बेताशा और ऐसी चीजें, मतलब हम नाम लेते रहेंगे तो शायद ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन हम उस पर बहस नहीं करते। ये पैटर्न आपको बताता है कि उस वक्त सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा था, रिफॉर्म्स या जस्टिस मकसद नहीं था। वो यही था कि जी मेरे मुखालिफ ने दबाओ और इनको डालो जेलों में किसी तरह। तो ये जो पॉलिटिक्स थी ना, ये बड़ी ही खतरनाक पॉलिटिक्स है। ये अगर खान साहब ने की गलत है, अगर ये कोई और आगे करेगा गलत होगी। हमने रूल ऑफ लॉ क्रिएट करना है इस मुल्क में, उसमें हमने सबको एक उसके ऊपर बराबर रखना है। अभी अगर आप तोशा खाने में आपको बुलाया जाए, आपने सेशन जज को धमकियां दी हैं, उसमें आपको बुलाया जाए, तो आप उसमें भी थिएटर्स करके और अपने मुकदमात को जो है ना पॉलिटिसाइज करते हैं। बाय द वे सही है। तो ये जो कानून की बराबरी का कॉन्सेप्ट है ना, उसको जो खान साहब है वो बहुत ज्यादा देख करते हैं। और मेरी उनसे दरखास्त होगी, उनके सुनने वालों से भी, कि काइंडली आप रियासत मदीना के प्रोपोनेंट हैं, ये टोटल उसके ऑपोजिट जो है, जो रियासत मदीना के मुखालफिन थे, ये वो वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ममनुआ फंडिंग केस जो है वो एक बड़ी तलवार लटक रही है इमरान खान का साहब के सर पर। वो उन्होंने इदारों को भी अपनी राय के हवाले से डिवाइड किया हुआ है। जब उनके हक में केस आ जाता है तो इदारों को जाहिर है कि वो अप्रिशिएट भी करते हैं, उनके के लिए बोलते हैं उनकी फेवर में, लेकिन कोई केस ऐसा जब आ जाता है जिसमें उनके ख़िलाफ़ हो फैसला, तो तब फिर वो उसे निशाना बनाते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं। अभी भी वो इस वक्त एक जलसे से ख़िताब कर रहे हैं और जिसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे नाअहल कर दिया जाएगा। तो इसको कैसे देखते हैं कि ये जो एक उन्होंने रखा हुआ है मायार कि अगर मेरे हक़ में फ़ैसले हैं तब इदारे दुरुस्त हैं, अगर दूसरे बेगुनाह साबित हो रहे हैं तो फिर इदारे गलत फ़ैसले कर रहे हैं। तो ये तो इमरान खान की सियासत का तुर्रा इम्तियाज़ है कि वो हमेशा इसी तरह से बात करते हैं और उनके नज़दीक इंसाफ का मायार ये है कि मैं किसी ना इंडाइट हूँ ना मेरे ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला है। अभी किसी जगह उन्होंने स्टेटमेंट दी, शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि मुझे आप दीगर सियासी लीडरों के साथ मत गिने और ना मेरा मवाजना उनके साथ करें, इसलिए
कि ये कोई बुलंद चीज़ है बाकी सियासतदानों से और सियासी शख्सियात से। जी। तो एक तो उनका तर्ज अमल ये है। ठीक है। दूसरा ये है शायद उनकी हिकमत अमली हो, वो ये कि उनके खिलाफ आप मुकदमात गिनते चले जाएं। अभी हुमायूं साहब ने बहुत सारे मुकदमात का जिक्र बिल्कुल, किया। हाँ। इसके अलावा जो फॉरेन फंडिंग केस जिसका आपने जिक्र किया, ये तो ऐसे मुकदमात हैं जिसमें आप ये तो clear हैं चीज़ें। खड़े नहीं रह सकते। लेकिन आप करते क्या हैं? आप करते ये है कि इन मुकदमात का जिक्र नहीं करते और आप दीगर अपने मुखालिफिन के बारे में उन पर कीचड़ उछालते हैं, उनके खिलाफ बात करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये अब तक ये कहते रहे कि ये जो आप ये कभी ऐसा होता है कि पूरी काबीना जमानत पर हो, तो ऐसा कब होता है कि पूरी काबीना जो है वजीर आज़म समेत दहशतगर्दी का मुलजिम हो? तो अपने आप को वो नहीं देखते, वो दूसरों को देखते हैं, उसके नतीजे में पोलराइजेशन पैदा होता है। लेकिन इनका जो प्रॉब्लम है एक और, जिससे खराबी सोसाइटी में पैदा हो रही है। हमारे यहाँ माजी में लोगों ने मज़हब का नाम लेके सियासत की, जदीदियत का नाम, लिबरलिज्म का नाम लेके सियासत की, और लेकिन हर दो ने अपने नज़रिए के लिए कोई काम नहीं किया। ठीक है, इन्होंने एहतसाब की बात की, करप्शन के खात्मे की बात की, लेकिन यही काम इन्होंने नहीं किया। इस तरह से इन्होंने इस एहतसाब के मामले पर भी आवाम का एतमाद उठा दिया है और आइंदा कभी इस नाम पर कोई सियासत कर नहीं पाएगा। ये क्रेडिट भी इमरान खान को जाता है। ठीक है। अच्छा तारिक चौधरी साहब, सर ज़रा थोड़ा सा जो कल कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं पंजाब के हवाले से, ज़रा उस पर थोड़ी सी नज़र दौड़ा लीजिएगा। कितना बड़ा इस वक्त कंसर्न होना चाहिए इमरान खान साहब की पर कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है पंजाब में, जिसको शायद वो महसूस नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने एक नया उमर चीमा साहब को जो है वो लगाया है और ये कहा जा रहा है कि शायद हाशिम डोगर साहब से ख़ुद इस्तीफ़ा लिया था उन्होंने, उनकी तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे। और ये भी कहा जा रहा था कि एक ऐसा शख्स लगाना चाहते हैं जो राना सनाउल्लाह साहब को टक्कर दे सके। इसके अलावा कुछ और ख़बरें ये भी है कि कुछ और लोग भी मुसाफिर होने जा रहे हैं। वो ऐसी सिचुएशन है जिस पे आपने सवाल किया कि ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं तारिक। देखिए इशू ये है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 20 सालों में जब भी किसी माइनॉरिटी पार्टी को हुकूमत दी गई है तो वो तजर्बा कभी कामयाब नहीं हुआ। पंजाब में एक माइनॉरिटी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जिसके पास 8 या 9 वोट हैं, उसको हुकूमत दी गई है। आपस में भी इख्तिलाफात बहुत हैं, परवेज़ इलाही साहब से खुश नहीं है। 160 या 65 वोट पीटीआई के पास हैं और 8 वोट काफ लीग के पास हैं। ज़ाहिर है पिछली दहाई में मुस्लिम लीग जीम को हुकूमत मिली थी, उनके पास 18 वोट थे, पीपल्स पार्टी के पास 100 से ज़्यादा वोट थे, तो वो तजर्बा भी नाकाम रहा था। ये तजर्बा नाकाम है, लेकिन इशू ये है कि इमरान खान साहब की जो तवक्कुआत हैं पंजाब हुकूमत से, वो कुछ सियासी तवक्कुआत नहीं है, वो कोई इक़्तिसादी तवक्कुआत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पंजाब हुकूमत जो है कोई अवाम के लिए काम नहीं करे तो उस बात पे नाराज़ है। हाँ, अगर वहाँ अमन अमान ठीक नहीं है और पार्टी के सरबराह या मेन कोलिशन का सरबराह नाराज़ हो तो अच्छी बात है, इसमें नाराज़ होना चाहिए। उनकी जो लॉन्ग मार्च मुबैना है उसके हवाले से जो ख्वाहिशात हैं, जो किरदार वो पंजाब हुकूमत से लेना चाहते हैं, उससे इनकार कर दिया ना हाशिम डोगर साहब ने। उस पे पसो पेश किया जा रहा है, उससे गुरेज किया जा रहा है, उससे इतराज़ किया जा रहा है। ऐसी स्टोरीज हैं कि वो कहते हैं कि लॉन्ग मार्च जो है अगर वो लाहौर से चले या गुजरांवाला से चले तो उसको बिल्कुल फ्री रास्ता दिया जाए। कोई सूबा जो है, कोई फेडरेटिंग यूनिट इस तरह उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो मरकज़ पर इस तरह टूट पड़ने के लिए स्पेशल गार करने में मामन साबित हो। आपको याद होगा कि जिस दिन केपीके में ये सहूलत मिल जाती है ना, वहाँ भी नहीं मिलेगी, वहाँ भी मुश्किल है। नहीं, 25 में सिर्फ वहीं पे वो थोड़ी सी सहूलत उनको मिली थी। कोई भी हुकूमत जो है उसको पता है कि रेड लाइन्स क्या है, कोई भी सियासतदान उसको पता है रेड लाइन्स क्या है। आप एहतजाज कर सकते हैं, आप मरकज़ के खिलाफ, मरकज़ के बारे में अगर सूबे को कोई हमेशा होता है कि केपी कहता है जी कि हमें वो बिजली की रॉयल्टी नहीं मिली, ये जायज़ बात है। अगर उनको फंड मिलती है जायज़ बात है, लेकिन अगर किसी सूबे से एक जथा उठ के आके वफाकी दारुल-हुकूमत का गिराव करना चाहे तो उस सूबे की हुकूमत को पता होता है। अच्छा, इसीलिए फिर केपीके में भी हलफ लिए जा रहे हैं ना, वहाँ के फंड्स भी रोके में कि जो इतने बंदे लेकर आएगा या हमें मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करेगा उसको डेवलपमेंट फंड्स भी मिलेंगे। अब ये उसी तरह की सिचुएशन है जिस तरह उन्होंने कहा पंजाब में जब इनकी अपनी हुकूमत थी तो 6 IG तब्दील किए उन्होंने, वो 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए। जब उनसे पूछा कि आपने क्यों तब्दील किया तो उन्होंने कहा जी मेरे बहनोई का प्लॉट जो था उसका कब्जा नहीं छुड़ा सका IG। अब जो जिस किरदार की तवक्को करते थे हाशिम डोगर साहब से, जिस किरदार की तवक्को करते थे वो परवेज़ इलाही साहब बहुत सीजनड आदमी है और उनको पता है कि वो क्या करना है और क्या नहीं करना, उन्हें क्या नहीं करना उनको खास तौर पे पता है। अगर उन्होंने तो इस सारी सिचुएशन में उनका किरदार आपको कैसे लगता है, क्या प्रेडिक्ट करते हैं? उससे तजादात पैदा हो रहे हैं, उससे अंदर वहाँ बगावत जन्म ले रही है। आज वो बगावत जो है
वो मंजर आम पे नहीं है, सरफेस से नहीं है। मेरा ये ख्याल है लेकिन कि कब तक नहीं सामने आएगी? 16 अक्टूबर को जो ज़मीनी इंतखाबात हैं ये बड़े क्रूशल हैं। जब तक, एक तो पहली बात ये है कि हवाई फायरिंग है, 16 अक्टूबर तक कोई लॉन्ग मार्च रवाना नहीं है। वो 14 अक्टूबर को तो वो अभी कराची में जलसा करने जा रहे हैं, वो बाई इलेक्शन में 16 अक्टूबर को। जी बिल्कुल, ज़मीनी इंतखाब का नतीजा देख के इमरान खान साहब फैसला करेंगे, और उसके बाद भी मेरा ख्याल है कि जब 16 अक्टूबर आएगा और इलेक्शन का नतीजा सामने आ जाएगा, वो जो भी उनके हक में आए, उनके खिलाफ आए, उसके बाद चीज़ें तय होंगी। लेकिन जिस तरह से परवेज़ इलाही साहब से या पंजाब से जो तवक्कुआत उनकी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सियासतदान, हकीकी सियासतदान जो इक़्तिदार के कॉरिडोर में रहा हो और जिसने आइंदा भी रहना हो, इरादा हो उसका, परवेज़ इलाही साहब का, वो उस हद तक जाएगा जिस हद तक वो उनको ले जाना चाहते हैं। ये देखिए ना, IMF के सिस्टम में बगावत करानी चाहिए पंजाब से और KP से। तैमूर झगड़ा और देखिए पंजाब की तरफ से वो बात नहीं हुई, इनकार हो जो गया। वहाँ आई नहीं हुई, उनकी तरफ से, बिल्कुल। क्योंकि लगारी साहब जो थे उनको पता है सिस्टम में रहे हैं, सिस्टम का हिस्सा हैं, उनको पता है कि उनका वो डेडलाइन पॉइंट ऑफ कहाँ व्यू है। नहीं था जो वो तरीन साहब का गवर्नमेंट का था, झगड़ा पॉइंट साहब ऑफ का व्यू, था। लगारी जी, के बिल्कुल। अलावा गवर्नमेंट का पॉइंट। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा हमायूं साहब, ज़रा पंजाब पे थोड़ी सी आप भी अपना एनालिसिस दे दें कि वहाँ पर क्या सिचुएशन आपको अगले आने वाले दिनों में नज़र आ रही है, क्या चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ज़िमनी इलेक्शन होंगे उसके बाद चीज़ें ज़्यादा पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी, और जो लॉन्ग मार्च को भी ड्रैग किया जा रहा है, अपनी तरफ से एक सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन शायद वो भी ज़िमनी इलेक्शन के बाद ही फिर उसके हवाले से भी कोई हो सकता है कि उसको या तो कैंसिल किया जाए या फिर जो कहा जा रहा है कि वो होगा शायद वो हो। बेसिकली ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा और चौधरी साहब ने कहा, ये उसकी कंटिन्यूएशन के सेंस में आप इसको लें। खान साहब को अब समझ नहीं आ रही कि उनको करना क्या है। अच्छा अब आप देखें, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत, KP के अंदर उनकी हुकूमत, गिलगित के अंदर उनकी हुकूमत, और जो है ना AJ के, इसके बावजूद बात जब फ्लड्स की आती है, जिसके ऊपर वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि जी $40 बिलियन का इस मुल्क को नुकसान हो चुका है, 40 बिलियन का। ये बात कहनी बड़ी आसान है। अब आगे आने वाले दिनों में आपको फूड सिक्योरिटी के मसाइल होने हैं, आपको आबादी के मसाइल होने हैं, आपको जो है ना पेंडेमिक और मुख्तलिफ तरह के आने होते। जो जर्मन वॉच की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान किस किस मसाइल के अंदर घिर सकता है आईना आने वाला, उसके अंदर आप सिर्फ देख लें कि मुल्क का एक लीडर, सो कॉल्ड लीडर जो है वो क्या सियासत कर रहा है कि मैंने इस पार्लियामेंट को नहीं मानना, लेकिन मैंने बाय इलेक्शन में 9 सीटों पे खड़े होना है। मैं इधर बात नहीं करता, लेकिन मैं सियासत के अंदर इस तरह से करूंगा कि पार्लियामेंट में आके बात नहीं करें। अब ये देखें कि ये कंफ्यूजन, आम लोगों को शायद ये लगता है कि ये एक कोई कंफ्यूज आदमी इस किस्म की बात कर रहा है, बट देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। वो मेथड क्या है कि इस मुल्क के अंदर केओस क्रिएट किया जाए। हालात अगर इकोनॉमिकली बेहतर हो रहे हैं, दुनिया के दोस्त ममालिक आपकी बड़ी पावर जो है आपका साथ देने के लिए तैयार है, आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, आप एक ऐसी सियासत के अंदर मुल्क को ड्रैग करना चाह रहे हैं जिसका कोई एंड नहीं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सारे चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को तो छोड़ दें फिलहाल, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, कि मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए। ठीक है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि खान साहब किस एंड पे किस चीज को कहां पे लेके जा रहे हैं। वक्त खत्म हो रहा है। मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहब जरा राय दे दीजिएगा। चौधरी शुजात साहब जो हैं वो, उनकी मुलाकात होती है वज़ीर आज़म साहब से, उन्होंने कहा कि वो हर हालात में आपका साथ देंगे। इस सारी सिचुएशन में परवेज़ इलाही साहब का किरदार आप कैसे देखते हैं? क्या वो इमरान खान साहब के साथ इस सारी सिचुएशन में खड़े रहेंगे? आर्मी चीफ भी कह चुके हैं कि अदम इस्तेहकाम अगर आप पैदा करना चाहते हैं तो फिर इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, सख्ती से इसको डील भी किया जा सकता है। तो इस सारी सिचुएशन में चौधरी परवेज़ इलाही साहब का किरदार कहाँ आपके देखते हैं? सवाल का बहुत दिलचस्प जवाब चौधरी साहब दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि परवेज़ इलाही जानते हैं कि क्या नहीं करना, बड़ी अच्छी तरह से वो वो बिल्कुल नहीं समझते हैं। करेंगे ठीक और है। कभी भी नहीं करेंगे। ये एक फेज था, गुजर गया, उसके पीछे भी मुमकिन है उनकी कोई हिकमत हो, लेकिन नहीं। बाकी जो अगला मामला है जिस पे आप बार बार पूछ रही हैं कि लॉन्ग मार्च होता है नहीं होता, देखें जिस लॉन्ग मार्च में शिरकत करने के लिए हलफ लेने की नौबत आ जाए उसका मुस्तकबिल आप जान सकते हैं। हाँ, आपकी राय में ये नहीं होगा? कम से बहुत कम अभी मुश्किल अभी इम्कानात नजर 16-17 अक्टूबर तक तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, वो ड्रैग की जा रही आसार है दिखाई चीज़ें। नहीं दे रहे। ठीक है, उसके बाद भी नहीं दे रहे मेरा ख्याल। ठीक है, चौधरी साहब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। जो एक मोमेंटम होना चाहिए तहरीक के लिए वो आपको नज़र आ जाता है, वाज़ेह तौर पर आपको पता चल जाता है। सिर्फ जलसे जुलूस करने से वो मोमेंटम क्रिएट नहीं होता। अगर आप लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, सिट इन करना चाहते हैं, उसके लिए एक और माहौल होता है, एक और फिजा होती है। वो कुछ नज़र आई आपको? देखिए ये सवाल उनसे हमारी इतला के मुताबिक उनकी पार्टी ने पूछा
कि आपके जहन में प्लान क्या है। तो उन्होंने कहा भी जो कुछ है ये मेरे जहन में है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शाह महमूद कुरैशी साहब को भी नहीं मालूम कि मैं क्या आपके जहन में है और क्या बाहर नहीं लाई प्लान जा है। सकती। हाँ। मसलन ये है कि आप जब कोई सियासी हंगामा करते हैं, सियासी हंगामा शायद लफ्ज़ ठीक नहीं, जब सियासी आप कोई मुहिम जोई करते हैं तो उसका कोई प्लान होता है, उसका कोई टारगेट होता है, उसका कोई तरीकाकार होता है। कहीं सवाल ये पैदा होता है कि कहीं आप बंद गली में तो नहीं फंस जाएंगे। मसलन आप वो यही अल्फाज जो हैं चौधरी साहब वो अपनी मीटिंग्स में कह चुके हैं कि मैं बंद गली में नहीं जाना आप चाहता। बात को अपने बयानिए के असीर हो जाते हैं, आप चल पड़ेंगे और लोग भी उनके साथ चल पड़ेंगे। इस बात का इम्कान है, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो लोगों को ला के बिठा के फिर क्या करेंगे? 3 सूबे, 2 सूबे मुकम्मल तौर पर, 1 सूबा आधा जज्वी तौर पर, और केपी में अच्छा खासा जो उसका पोर्शन है वो सैलाब में डूबा हुआ है। यानी हालत ये है, बिल्कुल ठीक कहा हमारे साथी ने, कि आपके घर में लाशें पड़ी हुई हैं और आप जो है शादी का सामान खरीदारी के लिए चल पड़े। ये वही सिचुएशन है। यानी आपको इलेक्शन चाहिए, दुनिया से आप जाकर कह रहे हैं कि आप आओ, मेरे घर में बड़ी मुसीबत पड़ गई है, मेरी मदद करो, और दुनिया आपसे सवाल करेगी कि आप तो इलेक्शन का जो है वो उस बोर्ड में जा रहे हैं। वक्त खत्म हो रहा है चौधरी साहब। जो लोग आपके साथ थे वो कुछ ऑडियो लीक्स वाले मामले पर भी लोगों का जो है ना वो बड़ा मुतसलसल हो गया है अब यकीन। और अब आप खुद कुछ वीडियोस की भी बात कर रहे हैं, आप खुद जलसों में बता रहे हैं, लोगों को ज़रा ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं, लेकिन आवाम को समझ आती है। ये नहीं हो सकता कि आप कब तक इसी तरह का ब्लाइंड ट्रस्ट बनाए रखें और लोगों को यकीन दिलाए रखें कि मैं ही अगर इक़्तिदार में आऊँगा, हमारी पार्टी आएगी तो पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा, बाकी सब लोग जो हैं वो शायद पाकिस्तान के दुश्मन है। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर फारूक आदिल साहब मेरे साथ मौजूद थे और हुमायूं खान साहब मेरे साथ मौजूद थे। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।